कभी आपने सोचा है अर्थव्यवस्थाएं कभी तो इतनी तेजी से दौड़ती हैं और फिर अचानक से सुस्त क्यों पड़ जाती हैं? ये होता क्यों है? आखिर इस उतार चढ़ाव के पीछे क्या है? तो चलिए आज इसी पहेली के एक बहुत ही क्लासिक जवाब को समझने की कोशिश करते हैं। हम बात करेंगे हॉटरे के मौद्रिक सिद्धांत की। तो यही है वो बड़ा सवाल कि अर्थव्यवस्थाएं इस तरह तेजी और मंदी के बीच झूलती क्यों रहती हैं। ये एक ऐसी पहेली है जिसका सामना हर देश, हर इकोनॉमी करती है। तो क्या है इन उतार चढ़ावों के पीछे की असली वजह? देखिए, इस सवाल का एक बहुत ही सीधा साधा जवाब दिया था ब्रिटिश अर्थशास्त्री R.G. हॉटरे ने। उनके हिसाब से ये सब पैसे और कर्ज के लेन देन का खेल है। मतलब उनके मुताबिक बाजार में जो भी उतार चढ़ाव होता है ना, वो पूरी तरह से, और मैं कह रहा हूँ पूरी तरह से, पैसे की सप्लाई पर डिपेंड करता है। जब पैसा आसानी से मिल रहा है तो बाजार ऊपर जाएगा, और जब पैसा मिलना मुश्किल हो जाए तो बाजार गिरेगा। सीधी सी बात। और अगर इसे और भी आसान शब्दों में समझना हो तो हॉटरे का मानना था कि पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन, उसकी नब्ज, वो बैंकों के हाथ में है। आप यूं समझिए, जब बैंक आसानी से और सस्ता कर्ज देते हैं तो इकोनॉमी फलती फूलती है, सब कुछ अच्छा लगता है। और जिस पल वो कर्ज देना मुश्किल या महंगा कर देते हैं, बस मंदी का दौर शुरू हो जाता है। तो चलिए अब इस पूरी आर्थिक कहानी के मुख्य किरदारों को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी है बैंकिंग सिस्टम, जो असल में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करता है। फिर आते हैं थोक विक्रेता और व्यापारी। हॉटरे के हिसाब से तो ये इस कहानी के असली हीरो हैं, क्योंकि ब्याज दरों में छोटे से छोटे बदलाव का भी सबसे ज्यादा और सबसे तेज असर इन्हीं पर होता है। और आखिर में आते हैं हम सब, यानी कंज्यूमर्स, जिनका खर्च ही पूरी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है। तो सवाल ये है कि ये पूरा चक्र असल में काम कैसे करता है? हॉटरे ने इसे 4 बहुत ही आसान फेजेस या चरणों में बांटा है। तो चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। ये 4 चरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला है विस्तार, यानी एक्सपेंशन, जब इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है। फिर आता है संकट या क्राइसिस, जब ये तेजी अचानक से रुक जाती है। उसके बाद आता है संकुचन, मतलब कंट्रैक्शन, जब मंदी का दौर शुरू होता है। और आखिर में है सुधार, यानी रिकवरी, जहां से अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौटना शुरू करती है। तो कहानी शुरू होती है विस्तार के साथ। होता क्या है कि बैंक अपनी ब्याज दरें कम कर देते हैं। अब जाहिर है, इससे कर्ज लेना बहुत सस्ता और बहुत ही आकर्षक हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है मानो किसी ने इकोनॉमी में पैसे का नल पूरी तरह से खोल दिया हो। और इस सस्ते कर्ज का फायदा सबसे पहले कौन उठाता है? वही हमारे हीरो, थोक विक्रेता। वो फौरन अपने गोदामों को भरने के लिए और ज्यादा माल खरीदने के लिए उधार लेना शुरू कर देते हैं। इसका सीधा नतीजा, फैक्ट्रियों और प्रोड्यूसर्स के पास बड़े बड़े ऑर्डर आने लगते हैं और प्रोडक्शन तेजी से बढ़ जाता है। जैसा कि खुद हॉटरे ने कहा था, बढ़ी हुई गतिविधि का मतलब है बढ़ी हुई मांग, और बढ़ी हुई मांग का मतलब है बढ़ी हुई गतिविधि। मतलब ये एक ऐसा साइकिल है जो खुद को ही और मजबूत करता जाता है। देखिए, ज्यादा प्रोडक्शन से लोगों की आमदनी बढ़ती है, बढ़ी हुई आमदनी से बाजार में डिमांड बढ़ती है, और उस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए और प्रोडक्शन होता है, और ये सिलसिला बस चलता ही जाता है। लेकिन जाहिर है, ये तेजी का दौर हमेशा तो नहीं चल सकता। एक समय आता है जब बैंक बहुत बहुत ज्यादा कर्ज दे चुके होते हैं, और उनके पास जो अपना कैश रिजर्व होता है ना, वो खतरनाक लेवल तक कम होने लगता है। तो अपनी सुरक्षा के लिए वो क्या करते हैं? वो अचानक ब्रेक लगा देते हैं, ब्याज दरें बढ़ा दी जाती हैं और कर्ज देना मुश्किल हो जाता है। और बस यहीं से संकट की शुरुआत होती है। और यहाँ से कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। ब्याज दरें इतनी ऊंची हैं कि थोक विक्रेता अब कर्ज लेना बंद कर देते हैं। वो अपने पुराने ऑर्डर्स तक कैंसिल करने लगते हैं। इससे क्या होता है? प्रोडक्शन घटता है, लोगों की नौकरियां जाती हैं और आमदनी कम हो जाती है। ये विस्तार के फेज का ठीक उल्टा है, जहां सब कुछ नीचे की ओर जाने लगता है। लेकिन मंदी के इस दौर में भी एक चीज हो रही होती है। लोग धीरे धीरे अपने कर्ज चुका रहे होते हैं, तो पैसा वापस घूमकर बैंकों के पास ही जमा होने लगता है। और जल्द ही बैंकों के पास फिर से बहुत सारा कैश इकट्ठा हो जाता है। और बैंक इस पैसे को खाली रखना तो चाहेंगे नहीं, वो इसे दोबारा कर्ज पर देना चाहते हैं। इसलिए वो एक बार फिर ब्याज दरें कम करते हैं, और ये पूरा चक्र एक नए सिरे से फिर शुरू हो जाता है। हॉटरे का ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत ही सिंपल और लॉजिकल लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या असल में अर्थव्यवस्था इतनी ही सरल है? क्या सच में सब कुछ सिर्फ पैसे और ब्याज दरों का खेल है?
चलिए अब जरा इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाओं पर भी एक नजर डालते हैं। तो जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि हॉटरे ने कुछ बहुत जरूरी बातों को एकदम नजरअंदाज कर दिया। उनका मानना है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, वही कोई नई टेक्नोलॉजी का आ जाना, भविष्य को लेकर बिजनेस की उम्मीदें क्या हैं और प्रॉफिट की कितनी संभावना है, ये सब रियल फैक्टर्स हैं जो पैसों से सीधे तौर पर नहीं जुड़े, लेकिन ये भी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिबेट है कारण और प्रभाव का। मतलब हॉटरे का कहना है कि बढ़ती ब्याज दरें बूम के खत्म होने का कारण बनती हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं नहीं, जब इकोनॉमी पहले से ही बहुत ज्यादा गर्म हो रही होती है, बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, तो कर्ज की डिमांड खुद ब खुद ब्याज दरों को ऊपर धकेल देती है। यानी बढ़ी हुई ब्याज दरें संकट का कारण नहीं बल्कि उस तेजी का एक नतीजा है। तो अगर हम इसे समराइज करें तो हॉटरे के सिद्धांत की मुख्य आलोचनाएं क्या हैं? पहली ये कि ये थोक विक्रेताओं की भूमिका पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर देता है। दूसरी, ये प्रॉफिट की उम्मीदों जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को पूरी तरह से अनदेखा करता है, एक ऐसा पॉइंट जिस पर बाद में कीन्स जैसे अर्थशास्त्रियों ने बहुत जोर दिया। और आखिर में ये थ्योरी ये भी नहीं समझा पाती कि कुछ आर्थिक चक्र सालों तक क्यों चलते हैं और कुछ बस कुछ महीनों में ही खत्म क्यों हो जाते हैं। तो इतनी सारी आलोचनाओं के बाद सवाल उठता है कि क्या हॉटरे के सिद्धांत का आज कोई महत्व है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए देखते हैं कि इससे हम क्या अहम सबक सीख सकते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि हॉटरे ने ही सबसे पहले और सबसे साफ तौर पर यह समझाया था कि पैसा और कर्ज यानी मॉनेटरी सिस्टम किसी भी इकोनॉमी को चलाने या रोकने में कितनी जबरदस्त ताकत रखते हैं, और यही उनका सबसे बड़ा और स्थायी योगदान है। तो भले ही हॉटरे का सिद्धांत हमें पूरी कहानी ना बताता हो, लेकिन उनका जो मूल विचार है, जो कोर आइडिया है, वो आज भी उतना ही सच है। किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी के लिए क्रेडिट का फ्लो यानी कर्ज का प्रवाह ऑक्सीजन की तरह है। इसके बिना अर्थव्यवस्था का चलना लगभग नामुमकिन है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। आज की दुनिया में जहां हमारे पास डिजिटल करेंसीज हैं, इतना जटिल ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम है, क्या हम अब भी कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की लय, उसका उतार चढ़ाव सिर्फ एक मौद्रिक कहानी है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट्स को सोचने पर मजबूर करता है।